अब अगली चीज़ है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड। ये है मेरे डीएनए फ्रैगमेंट्स और ये मैंने एक चीज़ पे रख दिए, इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई। अब देखो क्या होता है। डीएनए जो है ये है नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है, और जो हमारा एनोड होता है वो होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड एनोड की तरफ जाएगा। इसका बेसिक मेथड क्या है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो हैवियर फ्रैगमेंट्स है डीएनए के वो पीछे रह जाएंगे और जो लाइटर फ्रैगमेंट्स है वो एनोड की तरफ चले जाएंगे। जैसे एग्जांपल ले लो, एक तुमने पत्थर रखा, एक तुमने पंख रखा। पंख जो है लाइट है, पत्थर हैवी है, तुम फूंक मारो क्या ज़्यादा दूर जाएगा? ऑब्वियसली पंख है ना। तो वही चीज़ हो रही है। तो फूंक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो जो ज़्यादा दूर गए लाइट वाले फ्रैगमेंट्स, इससे हम लोग सेपरेट कर लेते हैं डीएनए लाइटर और हेवियर फ्रैगमेंट्स, ठीक है। अच्छा, ये मीडियम क्या है जिसके अंदर हम लोग ये सारा प्लेस कर रहे हैं? वो होता है हमारा एगेरोस जेल। प्लीज़ मेरे को इसके लिए माफ़ कर देना, बहुत गंदी हैंड राइटिंग है मेरी। एगेरोस जेल जो है वो हमारा मीडियम है, ठीक है। और जो विजिबिलिटी है वो कैसे होती है? हम लोग इसे इथीडियम ब्रोमाइड के स्ट्रेन में डालते हैं, ठीक है। इथीडियम ब्रोमाइड का स्टेन करते हैं डीएनए के ऊपर, और फिर जब हम उसे यूवी लाइट में दिखेंगे तो हमें ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखेंगे, ठीक है। तो इससे हम लोग देखते हैं डीएनए। ऑब्वियसली नेकेड आई में विजिबल थोड़ी होता है, तो इथीडियम ब्रोमाइड डालेंगे, ये पतले पतले ऑरेंज कलर दिखेगा, ये मोटा मोटा ऑरेंज कलर दिखेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें दिख जाएगा कि कौन सा लाइटर फ्रैगमेंट है, कौन सा हेवियर फ्रैगमेंट है। डीएनए इससे फ्रैगमेंट्स को सेपरेट कर देते हैं हम। फिर बाद में हम लोग एगेरोस जेल में से इसे काट काट के बाहर निकाल लेते हैं सारे डीएनए फ्रैगमेंट्स, और जो भी चीज़ हमें चाहिए होती है उसको फर्दर हम यूज़ कर लेते हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, कि एक पर्टिकुलर पार्ट होता है वहीं पे हम लोग अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करते हैं तो हमारा रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है। ये जो है ये कॉपी नंबर भी होल्ड करता है, मतलब कि कितनी कॉपीज़ हमें चाहिए उसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं कौन से ओराई रीजन पे हम डालेंगे तो कितनी कॉपी नंबर मिलेंगी, ठीक है। एक छोटा सा फैक्ट था। अच्छा, इसमें से नीट के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग क्या स्टेन यूज़ करते हैं, इथीडियम ब्रोमाइड, ठीक है, विजिबिलिटी के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। फिर अगला टॉपिक एक मेरे को आपको बताना है सिलेक्टेबल मार्कर, जिसके अंदर बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। ये जो डायग्राम है आपकी बुक में बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा। इसके अंदर BAM1 साइट जो है, BAMH साइट, BAM1 साइट, ये होती है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस के लिए। इसका मतलब क्या है कि जब आप इस सेल को, ये सेल है फॉर एग्जांपल, इसे जब आप एम्पिसिलिन के मीडियम में डालेंगे ना, तो ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, मतलब मीडियम पूरा एम्पिसिलिन का है, इसको फर्क नहीं पड़ेगा, ये मरेगा नहीं। लेकिन जब आप ये BAM1 वाली साइट कट करके रिमूव कर लेंगे तो इसकी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस तो चली जाएगी ना। तो उसके बाद जब आप इसे एम्पिसिलिन के मीडियम में डालेंगे तो ये पूरा सेल मर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस है ही नहीं। वो जो जीन रिस्पॉन्सिबल था एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस के लिए वो हमने काट के निकाल दिया, तो अब इसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस नहीं है। तो जब आप इसे एम्पिसिलिन मीडियम में डालेंगे ये सेल मर जाएगा। नॉर्मल सेल ऐसा था कि इसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस थी, तो ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट था, हमने इसके अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया। लेकिन जब हमने इसके एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस मतलब BAM1 साइट निकाल दी तो हमने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन किया ना, तो अब ये जो सेल है ये है ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। अब एक चीज़ बुक के अंदर ये भी लिखी है कि ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कैसे पता लगेगा कि कोई सेल क्या है ना। तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वो है जिसके अंदर से हमने BAM1 वाली साइट नहीं निकाली, और ट्रांसफॉर्मेंट वो है जिसके अंदर से हमने BAM1 निकाल दिया। तो जब यहाँ से BAM1 निकाल दी तो ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस इसने अपना खो दिया, मतलब अगर अब हम इसे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट मीडियम में डालेंगे तो ये मर जाएगा, है ना। लेकिन इसको डालेंगे तो इसके अंदर तो BAM1 है ना, मतलब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, तो जब इसे हम एम्पिसिलिन के मीडियम में डालेंगे ये नहीं मरेगा, और जब इसे हम एम्पिसिलिन के मीडियम में डालेंगे तो ये मर जाएगा, ठीक है। तो इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेंट है और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन सा है। लेकिन अब ये देखो कि अगर हम दोनों को ही पेनिसिलिन के मीडियम में डाल दें तो दोनों ही सर्वाइव कर जाएंगे ना, क्योंकि पेनिसिलिन तो हमने किसी में से निकाले नहीं, पेनिसिलिन रेजिस्टेंस है ना। तो बस यही चीज़ एनसीईआरटी की बुक में लिखी है, जो टॉपिक सबको डिफिकल्ट लगता है। एक प्रोसेस तो ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बीच में डिफरेंस पता करने का यही हो गया कि उसे आप पहले एम्पिसिलिन में डालो फिर पेनिसिलिन में डालो, लेकिन ये बहुत कम्बरसम प्रोसेस है। तो दूसरा होता है हमारा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इसके अंदर जो चीज़ यूज़ होती है वो होती है बीटा गैलेक्टोसिडेस, ठीक है।
अब क्या होगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज हम एज इंसर्ट यूज कर रहे हैं, एक कॉलोनी लेंगे हम लोग, उसके अंदर बीटा गैलेक्टोसिडेज डाल देंगे, एक कॉलोनी लेंगे उसके अंदर बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं है, ठीक है। तो जब हम इस कॉलोनी को एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के प्रेजेंस में रखेंगे, उस कॉलोनी को जिसके अंदर बीटा गैलेक्टोसिडेज का इंसर्ट है, तो इसके अंदर हमें कलरलेस दिखेगा, मतलब क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के प्रेजेंस में भी ये कॉलोनी कलरलेस होगी। लेकिन एक ऐसी कॉलोनी जिसके अंदर बीटा गैलेक्टोसिडेज का इंसर्ट नहीं है, उसे हम क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के प्रेजेंस में डालेंगे तो ये ब्लू कलर की दिखेगी। इसका मतलब क्या है, अगर किसी कॉलोनी में इंसर्ट होगा बीटा गैलेक्टोसिडेज का तो वो कलरलेस कॉलोनी बन जाएगी क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के प्रेजेंट में। लेकिन अगर इंसर्ट नहीं होगा बीटा गैलेक्टोसिडेज का तो वो ब्लू कॉलोनी शो होगा क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के प्रेजेंट में। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट क्या होता है, एक ऐसी चीज़ तो जिसे हम डालें तो उसके कलर आने से या ना आने से पता लग जाए कि ट्रांसफॉर्मेंट क्या है और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या है। अब एक चीज़ के बारे में आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, है ना, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, कि हम लोग इसे एक वेक्टर की तरह यूज़ करते हैं, एक वेक्टर की तरह, मतलब हम लोग अब यूज़ करने लग गए। पहले क्या होता था कि जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस होता था ना, ये डाइकॉट प्लांट में होता है। ये क्या करता था कि इसके अंदर एक चीज़ होती थी टीडीएनए, ठीक है। तो ये डाइकॉट प्लांट की रूट्स पे इफेक्ट करता था। कैसे, रूट्स में जाके अपना टीडीएनए छोड़ देता था, रूट्स में गया, उस पर इफेक्ट किया। वो नॉर्मल प्लांट सेल्स, जो टीडीएनए होता था ना, वो नॉर्मल प्लांट सेल्स को मतलब ट्यूमर्स में कन्वर्ट कर देता था, ठीक है। तो ये अभी जैसे नॉर्मल रूट है, लेकिन जिसके अंदर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेशियंस का वो होगा ना इन्फेक्शन, उसकी रूट के अंदर ट्यूमर्स बन जाते थे। ये होता है, ठीक है। तो जितने भी पैथोजेंस आते थे वो इस ट्यूमर के थ्रू कुछ केमिकल रिलीज कराते थे जो पैथोजेंस के फायदे का होता था। इसलिए ये ट्यूमर इसके लिए बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस थे इनकी रूट्स के लिए। लेकिन फिर हमने बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस में कुछ चेंजेस करे जो कि बायोटेक्नोलॉजी के सेकेंड चैप्टर में ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब अगर हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले डीएनए को एंटर कराना पड़ेगा बैक्टीरिया की सेल बॉडी में, है ना, यहाँ डीएनए एंटर कराना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, उसके 4 मेथड्स होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है ट्रीटमेंट विथ स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंकेटाइन, जैसे कैल्शियम 2+, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे, सबसे पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप है पहले आइस पे रखो, उसके बाद उसे हीट शॉक दो, ठीक है। हीट शॉक मतलब 42 डिग्री सेल्सियस, और फिर वापस आइस पे रख दो। इससे जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है ना वो परमिएबल हो जाती है, मतलब डीएनए उसके अंदर घुस पाता है। फिर पहला मेथड ये है। दूसरा मेथड होता है माइक्रो इंजेक्शन। जो माइक्रो इंजेक्शन होता है वो किसके लिए यूज होता है, एनिमल सेल्स के लिए। एनिमल सेल्स की न्यूक्लियस में डायरेक्टली ये डीएनए घुसाना हो तो हम लोग माइक्रो इंजेक्शन का यूज करेंगे। तीसरा होता है बायोलिस्टिक या जीन गन्स, बायोलिस्टिक या जीन गन्स। ये किस लिए होती है, ये होती है प्लांट्स के लिए। अब क्या करते हैं, जैसे डीएनए को हम लोग पहले गोल्ड या टंगस्टन के ऊपर उसकी कोटिंग करते हैं डीएनए की, फिर इससे हाई वेलोसिटी पार्टिकल्स को प्लांट सेल में घुसा देते हैं। तो बायोलिस्टिक या जीन गन यूज होता है प्लांट्स के लिए, माइक्रो इंजेक्शन यूज होता है एनिमल सेल्स के लिए। पहला मेथड ये था। और जो लास्ट है वो हमारा कॉमन मेथड, जैसे डिसआर्म्ड पैथोजेंस यूज करके। डिसआर्म्ड पैथोजेंस मतलब जो अभी तक हम इस चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं कि वेक्टर लेके उसे इसके अंदर घुसा दो डायरेक्ट, वो है 4th मेथड, ठीक है। अब ये हमने घुसा तो दिया, लेकिन घुसाने के लिए पहले डीएनए को आइसोलेट भी तो करना पड़ेगा। तो डीएनए को हम आइसोलेट करेंगे किसी भी सेल से, उसके लिए क्या, अगर हम लोग बैक्टीरिया से आइसोलेट करना है तो लाइसोजाइम यूज़ करेंगे, प्लांट सेल से आइसोलेट करना है तो सेल्यूलेस यूज़ करेंगे, और फंगस से आइसोलेट करना है तो चिटिनेस। क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया लाइसोजाइम से बना है, प्लांट सेल जो है उसकी सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी होती है, फंगस की चिटिन से। तो लाइसोजाइम, सेल्यूलेस और चिटिनेस। तो पहला मेथड है आइसोलेशन का ये। इसके बाद दूसरा क्या होता है, अब जब तुमने डीएनए आइसोलेट कर लिया, उसके साथ उसी के साथ साथ प्रोटीन्स भी होंगे, आरएनए भी होंगे जो उस डीएनए से चिपके होंगे। तो उनको हटाने के लिए क्या क्या डाल दो, प्रोटीएज और आरएनएस। प्रोटीएज प्रोटीन को हटा देगा, डाइजेस्ट कर लेगा, आरएनएस आरएनए को हटा देगा, तो हमें प्यूरिफाइड डीएनए मिल जाएगा। और तीसरा
मेथड क्या मतलब, लास्ट स्टेप क्या है कि उस डीएनए को प्रेसिपिटेट करना है ना। उस डीएनए को प्रेसिपिटेट करोगे तभी तो कंडेंस्ड फॉर्म में मिलेगा। तो उसके लिए हम लोग चिल्ड इथेनॉल ऐड कर देते हैं और ऐसे हम लोग डीएनए से आइसोलेट करेंगे, इन सब मेथड से डाल देंगे। तो ऐसे बायोटेक्नोलॉजी हम लोग फंक्शन करती है, हमें बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कि बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या होता है, मतलब ये बेसिकली होती क्या है, हमें कॉपी नंबर बढ़ाना है अपने डीएनए, जो हमने स्पेसिफिक चीज़ फीचर एक डीएनए में देखी है उसका हमें कॉपी नंबर इंक्रीज करना है और स्पेसिफिक फीचर को ज़्यादा बढ़ाना है। तो इसके लिए हम लोग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यूज़ करते हैं। इसके 3 स्टेप्स होते हैं जो कि बोर्ड्स में पूछते हैं। कौन कौन से? डीनेचरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। उसकी ये फोटो आप देख रहे हो। इन तीनों की एक्सटेंशन के लिए रिपीटेड पॉलीमराइजेशन, एम्प्लीफिकेशन, रिपीटेड एम्प्लीफिकेशन के लिए हम लोग एक चीज़ यूज़ करते हैं, टैक पॉलीमरेज। ये जो होता है ये थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज होता है। पॉलीमरेज क्या होता है? जो डीएनए की पॉलीमराइजेशन में हेल्प करेगा, उसको आगे बढ़ाएगा वगैरह। ठीक है, तो ये क्या है? थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, सबसे बेसिक फीचर कि ये थर्मोस्टेबल है, ये बोर्ड्स में बहुत आता है और ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, टैक पॉलीमरेज जो है हम लोग आइसोलेट कहाँ से करते हैं? थर्मस एक्वेटिकस से। ठीक है, एक्वेटिकस, थर्मस एक्वेटिकस से हम लोग आइसोलेट करते हैं। और ये क्या है? ये एक्चुअली हेल्प किस चीज़ में करता है इन तीनों में से? डीनेचरेशन में, क्योंकि डीनेचरेशन हाई टेम्परेचर में होती है तो ये उसमें भी स्टेबल होता है टैक पॉलीमरेज, है ना। तो ये हमारे इस वाले स्टेप में हेल्प करता है। किस लिए, कब, क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हाई टेम्परेचर पे ये थर्मोस्टेबल है ना, इसलिए हाई टेम्परेचर पे भी यूज़ कर सकते हैं डीनेचरेशन के लिए। इसके बाद बस हमारा एक ही टॉपिक बचा है, टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर्स। 2 टाइप के होते हैं, सिंपल स्टर्ड और स्पार्ज स्टर। बायोरिएक्टर्स यूज़ के होते हैं जो हमने चीज़ बनाई है उसको और ज़्यादा मल्टीप्लाई कराने के लिए। ठीक है, बायोरिएक्टर्स रिएक्टेंट्स डालो, प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे ये सब। उसके अंदर आप पीएच कंट्रोल कर सकते हो, टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो, ऑक्सीजन लेवल्स कंट्रोल कर सकते हो, सब कुछ। तो उसके अंदर बस कभी कभी डिफरेंस पूछ लेते हैं, वो इतना। लास्ट चीज़ जो बची है वो है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। इसका मेन मतलब ये क्या होता है कि जो हमारा फाइनल फिनिश प्रोडक्ट है उसकी सेपरेशन और प्योरिफिकेशन करना, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स ऐड करना और उसकी क्लिनिकल ट्रायल्स इससे पहले हम उसे मार्केट में लॉन्च करें, इसे बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो बस यही तक था पूरा चैप्टर। Please like, share and subscribe to the channel.